Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Sabah Saeed and today we will discuss about पंजाब ड्रग रूल्स. तो पंजाब ड्रग रूल्स में बच्चे सबसे पहले इसका शॉर्ट टाइटल देखेंगे. शॉर्ट टाइटल इसका क्या है कि These rules may be called the पंजाब ड्रग रूल्स 1988 और कमेंसमेंट में ये है कि जैसे ही आएगा सब पे इक्वली लागू होगा. देन कम सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दैट वी हैव टू डिस्कस अंडर पंजाब ड्रग रूल्स. और जब तक कि कुछ कहते हैं कि रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट ना हो तो दीज रूल्स तब तक ये जो रूल्स हैं ये अप्लाई नहीं होते. और क्या नापसंदीदा काबिल मजम्मत और इश्तियाल अंगेज़ सूरत हाल हो सकती है वो हम डिस्कस करेंगे पंजाब ड्रग रूल्स में. तो पंजाब ड्रग रूल्स में जो पहली डेफिनेशन है दैट कम्स अंडर क्लॉज ए इज़ ऑफ एक्ट. एक्ट मीन्स द ड्रग एक्ट 1976. देन कम बोर्ड. बोर्ड मीन्स द Provincial Quality Control Board, that is called the PQCB in short form. Then comes in clause C the form. Form means prescribed in schedule A. ये सारे schedules बच्चे हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉर्म सारे पढ़ चुके हैं. ये आपके रजिस्टर पे आई गेस 5 से 6 दफ़ा तो जॉट डाउन करवाए हैं. तो बी वेरी स्पेसिफिक while discussing the schedules and forms in drug act and Punjab drug rules. Then come government, that comes under the clause D. It means provincial government of Punjab. वैसे तो फेडरल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल है ना, तो ये हम जो इधर हम गवर्नमेंट पढ़ेंगे उससे मुराद कौन सी गवर्नमेंट होएगी, दैट वुड बी प्रोविंशियल गवर्नमेंट. देन इन क्लॉज ई इज़ नारकोटिक एंड कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस. और नारकोटिक्स और कंट्रोल सब्सटेंसेस हमने कौन सी शेड्यूल में पढ़े थे, शेड्यूल बी में. किस में स्पेसिफाई किए गए हैं जो रेगुलेशंस हैं नारकोटिक एंड अदर कंट्रोल्ड ड्रग सब्सटेंसेस के लिए, दैट कम्स इन शेड्यूल बी. फार्मेसी से क्या मुराद होता है, इन क्लॉज एफ इन्होंने क्लॉज एफ में बताया है कि फार्मेसी मीन्स अ शॉप, स्टोर और अ प्लेस वेयर ड्रग्स आर कंपाउंडेड और प्रिपेयर्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन. और ये वो जगह होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये फार्मेसी है, उसके ऊपर एक फार्मासिस्ट होता है या एक डिस्पेंसिंग केमिस्ट होता है जो कंफर्म करता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो शेड्यूल एफ़ के अंडर हैं या नहीं है. जो फार्मेसी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस शेड्यूल में दी गई हैं, शेड्यूल एफ़ में. और जो नारकोटिक और कंट्रोल सब्सटेंसेस हैं वो कौन सी शेड्यूल में है, शेड्यूल बी में. और जो फॉर्म्स हैं वो कौन सी शेड्यूल में है, शेड्यूल ए में. रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बच्चे जो PMDC से के अंडर आता हो, दैट विल कंपनी किस में, 1962 के एक्ट को. शेड्यूल से क्या मुराद है, शेड्यूल से मुराद ये जो सारे रूल्स हैं पंजाब ड्रग रूल्स में, ये सारे इस शेड्यूल से मुराद ये पंजाब ड्रग रूल्स हैं. देन कम सेक्शन. सेक्शन मीन्स सेक्शन ऑफ द एक्ट. एंड होल सेल का मतलब क्या होता है कि जो होल सेल में डीलिंग हो रही होती है, जो एक इंसान जो बेच रहा होता है और जो दूसरा उसके अगेंस्ट ख़रीद रहा होता है और उसको दोबारा बेच रहा होता है, दैट कम्स अंडर होल सेल. उसके बाद बच्चे इसकी हिरार्की है PQCB की. PQCB के हिरार्की में आपने ये देखना है कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं और इनका क्या क्या फंक्शन है. और आप ये देखें कि इतनी जो इन्होंने हिरार्की मेंशन की है, इस हिरार्की में इन सब लोगों का क्या काम होगा. देखें, सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट जो कि चेयरमैन भी होगा. सबसे जो पहला मेंबर है वो कौन है, वो सेक्रेटरी हेल्थ साहिब हैं. देन कम्स एडिशनल सेक्रेटरी और एक ऑफिसर होगा प्रोविंशियल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो कि फार्मेसी ग्रेजुएट होना ज़रूरी है. अब पंजाब ड्रग रूल्स हैं तो ये जो 3 बड़े ऑफिसर्स हैं इनके नाम आप याद कर लें. सैप से SAP जो पहली इसकी 3 है ABC, उसमें सैप से याद कर लें. S फॉर सेक्रेटरी हेल्थ, A फॉर एडिशनल सेक्रेटरी एंड P फॉर प्रोविंशियल ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर और P फॉर फार्मेसी ग्रेजुएट. कि वो क्या होगा, जो प्रोविंशियल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मेंबर है, वो ऑफिसर है, वो फार्मेसी का ग्रेजुएट होगा. तो ये 3 पहले जो मेन हायरार्किकल ऑफिसर्स हैं उसको आप सैप से याद कर लें. सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट, A फॉर एडिशनल सेक्रेटरी एंड P फॉर फार्मेसी ग्रेजुएट और प्रोविंशियल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आएगा जो. Then comes one member from pharmacy profession who shall be at least graduate in pharmacy, जो कम अज़ कम फार्मेसी का ग्रेजुएट होना चाहिए और उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करे. तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी उसको. देन कम्स फार्माकोलॉजिस्ट जो कि प्रोफेसर होंगे फार्माकोलॉजी में और उसको नॉमिनेट करेगी कौन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट. क्योंकि हम इसकी डेफिनेशंस में पढ़ चुके हैं कि इसमें इन पंजाब ड्रग रूल्स में जो गवर्नमेंट है दैट इज़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट. उसके बाद बच्चे हमारे पास आएगी 1 प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट. फिर इसमें एक सेक्रेटरी PQCB होंगे जो फार्मेसी ग्रेजुएट होंगे. अब ये देखेंगे कि जो सबसे पहले हैं वो सेक्रेटरी हेल्थ हैं
उनके अंडर कितने ऑफिसर आ रहे हैं, उनके अंडर ऑफिसर आ रहे हैं जी एडिशनल सेक्रेटरी आ रहे हैं, उसके बाद उनके अंडर आ रहे हैं जी प्रोविंशियल ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद उनके अंडर क्या आ रहे हैं, उसके बाद उनके अंडर आ रहे हैं एक मेंबर फार्मेसी प्रोफेशन के, जिनका कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई अपना ज़ाती मुफाद नहीं होगा, एक फार्माकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, और एक मेंबर जो प्रोफेसर इन मेडिसिन होगा, एंड दैट वुड बी नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसके बाद आ जाते हैं बच्चे सेक्रेटरी, जो कि फार्मेसी ग्रेजुएट होंगे, सेक्रेटरी PQCB। ये पूरी हायरार्की के बाद सेक्रेटरी हेल्थ के बाद उनके अंडर जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, उनके बाद कौन आ रहा है जी, ये सेक्रेटरी PQCB। और फिर कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होगा, इसमें DCO होंगे, EDO होंगे, और मेडिसिन और फार्माकोलॉजी का एक मेंबर होंगे, उसके बाद फार्मेसी की फील्ड का एक एक्सपर्ट होगा, सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, दैट कुड इधर भी ये जो MS वगैरह होते हैं, ये भी किसी हॉस्पिटल का हो सकता है। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी बच्चे, ये रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, और क्यूरम बनाएंगे बोर्ड का फॉर मीटिंग। और उसके बाद क्या है बच्चे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो इतने ज़्यादा मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, इस बोर्ड के बच्चे फंक्शंस क्या हैं, जो इतना हमने इतने सारे मेंबर्स पे हमारा बोर्ड बना हुआ है, इसके फंक्शंस क्या हैं, बोर्ड क्या करेगा। बोर्ड सबसे पहले क्या करेगा, इसका जो पहला फंक्शन है, टू सबमिट रिपोर्ट अबाउट ओवरऑल सिचुएशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। और क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन कौन करता है, इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट एनालिस्ट। द इंस्पेक्टर एंड द गवर्नमेंट एनालिस्ट शैल सबमिट मंथली रिटर्न इन फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2। ये किस में बताएंगे जी, फॉर्म 1 में और फॉर्म 2 में। इस पूरे पंजाब ड्रग रूल्स में आपने देखनी क्या चीज़ें हैं, कौन से शेड्यूल्स हैं और कौन से फॉर्म्स हैं, कौन सी रेगुलेशंस हैं, जिसके हिसाब से ये सारी कार्रवाइयाँ होंगी। तो द बोर्ड एंड समरी ऑन द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन द एरिया अंडर देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन। उनके अंडर जो जो एरियाज़ होंगे बच्चे, ये गवर्नमेंट एनालिस्ट और इंस्पेक्टर स्पेसिफाइड फॉर्म में, जो कि फॉर्म 1 है और 2 में, किसको इन्फॉर्म करेंगे, बोर्ड को, कि इस तरह ड्रग्स जो हैं वो सेल हो रही हैं, इस तरह स्टोरेज कंडीशंस इनकी ये हैं, इस तरह मैन्युफैक्चर हो रही हैं, इनके लाइसेंसेस वगैरह इस तरह दिए जा रहे हैं। ये सारी जो सिचुएशंस हैं, ये कौन देखेगा, ये इंस्पेक्टर्स और गवर्नमेंट एनालिस्ट देखेंगे, और अपनी रिपोर्ट्स किसको देंगे, बोर्ड को देंगे। अच्छा जी, उसके बाद है कि बोर्ड की मीटिंग, और मीटिंग होगी क्यों, टू एनालाइज द वर्किंग ऑफ द बोर्ड। तो महीने में कम से कम एक दफ़ा बोर्ड जो है वो मीटिंग करेगा, और उसमें स्पेसिफिक कोई भी उनका मीटिंग एजेंडा है, वो देखेगा कि जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनमें काम सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, इंस्पेक्टर्स अपनी रिपोर्ट्स दे रहे हैं, और कोई भी ऐसा इशू जो उस वक्त मुल्क का या बोर्ड का अंडर कंसिड्रेशन होगा, उसको भी बोर्ड डिस्कस करेगा। और बोर्ड की क्या जिम्मेदारी है, टू एग्जामिन द केसेस। कोई भी ऐसी केसेस जो इंस्पेक्टर के थ्रू बोर्ड में आते हैं, बोर्ड उसको एग्जामिन करेगा और देखेगा कि उसका लाइसेंस जो है वो देना है या कैंसिल करना है, ये सारी चीज़ें बोर्ड देखेगा। और उसके बाद बोर्ड जो है वो केस को ड्रग कोर्ट तक पहुंचाने से पहले सारे एविडेंसेस कलेक्ट करेगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो क्राइम को कंडक्ट करने में इन्वॉल्व हैं, और कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं, पार्टनर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इन सब की डिटेल बोर्ड को देने की जिम्मेदारी किसकी है, बोर्ड की है। और बोर्ड क्या करेगा बच्चे, कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मशवरा चाहिए, या मुल्क के कोई भी ऐसी कार्रवाई है, तो एडवाइजरी कमेटी भी बोर्ड तश्कील देगा। उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है सेक्शन 5, जो कि क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोविंशियल इंस्पेक्टर्स एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनालिस्ट है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ड्यूटीज़ ऑफ प्रोविंशियल इंस्पेक्टर। तो देखते हैं जी, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोविंशियल इंस्पेक्टर्स क्या है। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ प्रोविंशियल इंस्पेक्टर अनलेस ही पोजेस अ डिग्री इन फार्मेसी। कोई भी बंदा प्रोविंशियल इंस्पेक्टर नहीं बन सकता जब तक उसके पास फार्मेसी की डिग्री ना हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और 1 साल का तजुर्बा होना किस में, रिटेल सेल में, टेस्टिंग ऑफ ड्रग में, या ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन में। कि इस जॉब के लिए, इंस्पेक्टर की जॉब के लिए क्या एक तो फार्मेसी की क्वालिफ़िकेशन होना, डिग्री होना ज़रूरी है, किससे, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और फिर 1 साल का तजुर्बा होना ज़रूरी है। और उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल इंस्पेक्टर को। जिस तरह आप देखते हैं कि PPSC के थ्रू जिसकी भी अपॉइंटमेंट होती है, फिर न्यूज़पेपर में आता है कि ये लोग जो हैं PPSC के थ्रू इस रिस्पेक्टिव सीट पे सेलेक्ट हुए हैं या शॉर्ट लिस्ट हुए हैं।
अच्छा जी, अब किस लिए अपॉइंट करेंगे इंस्पेक्टर को? इसलिए करेंगे ताकि वो इंस्पेक्ट करे अब उसके अंडर जितना भी एरिया आ रहा है। ये नहीं कि अपन जो एरिया उसके अंडर नहीं है जाके, अगर वो खानेवाल का इंस्पेक्टर है तो जाके लाहौर में चेकिंग शुरू कर दे। नो, उसके इख्तियारात जो हैं गवर्नमेंट ने उसको दिए हैं खानेवाल में, तो वो लाहौर में जाके उसके इख्तियारात किसी काम के नहीं हैं। तो इंस्पेक्टर क्या करेगा, अपने एरिया में ड्रग की सेल्स को देखेगा, सारी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो रही है नहीं हो रही, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, और अगर उसको लगता है कि किसी जगह पे ड्रग के सैंपल्स वगैरह में कोई जो स्पूरियस है या अडल्ट्रेशन है, तो वो सैंपल लेके ड्रग एनालिस्ट को देगा और रिपोर्ट सबमिट कराएगा बोर्ड को। कोई भी जो है इंसान तब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास एक्सपीरियंस ना हो और वो फार्मेसी का ग्रेजुएट ना हो। अच्छा जी, अब एनालिस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? ऊपर तो हमने पढ़ लिया कि फार्मेसी जो इंस्पेक्टर है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब एनालिस्ट के लिए बच्चे 3 साल का तजुर्बा होना ज़रूरी है, फार्मेसी की डिग्री होना ज़रूरी है, और रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उसकी क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है, जो अहल हो डिग्री देने की यूनिवर्सिटी उससे। तो जी, इंस्पेक्टर के लिए कितना साल का तजुर्बा चाहिए था? 1 ईयर का। और इसमें एनालिस्ट के लिए कितना तजुर्बा चाहिए? 3 इयर्स का। और एनालिस्ट क्या करेगा बच्चे? एनालिस्ट वही एक सब्सटेंस को एग्जामिन करेगा कि ये जो है इसमें अडल्ट्रेशन है या नहीं है, एंड थिंग्स लाइक दैट। देन कम्स ड्यूटीज़ ऑफ प्रोविंशियल इंस्पेक्टर। बच्चे नो, ड्यूटीज़ ऑफ प्रोविंशियल इंस्पेक्टर में वी विल स्टडी के सब्जेक्ट टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी। क्या ड्यूटीज़ हैं प्रोविंशियल इंस्पेक्टर की? बच्चे टू इंस्पेक्ट नॉट लेस दैन ट्वाइस अ ईयर ऑल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्ट लाइसेंस। जिसको लाइसेंस मिला हुआ है या जिसको असाइन हुआ हुआ है स्पेसिफिक एरिया, इंस्पेक्टर साल में कम अज़ कम जो है ना 2 दफ़ा इन सब इस्टेब्लिशमेंट्स को इंस्पेक्ट करेगा। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये कम अज़ कम है कि आपने कम अज़ कम 2 दफ़ा तो करना ही करना है, जितनी भी उसके एरिया में आते हैं। खानेवाल में अगर 10 फार्मेसीज़ हैं, 10 फार्मेसीज़ को इंस्पेक्टर एग्जामिन करेगा। ये देखेगा कि जो लाइसेंस की कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं हो रही, और सैंपल जो है वो लेगा और भेजेगा किसको? एनालिस्ट को। और जो सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट करेगा, उसको लगता है ये ठीक नहीं है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगा। जो अगर उसके पास किसी की शिकायत आई है उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, प्रोसिक्यूट करेगा। कॉन्ट्रावेंशंस तो नहीं हो रही एक्ट की, कोई खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही, ये सारी जिम्मेदारियाँ किसकी हैं? इंस्पेक्टर की हैं। रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। उसके अलावा क्या करेगा? कोई भी अगर उसको लगता है कि गैर कानूनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको स्टॉप करेगा। और जितने भी लाइसेंस प्रेमिसेस हैं जिन्होंने रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है उसको भी कौन देखेगा? उसको भी देखेगा जी इंस्पेक्टर। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी थी? इंस्पेक्टर की। नेक्स्ट कम प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपने कानून के दायरे में रहते हुए कोई भी खुफिया किस्म की इंफॉर्मेशन किसी को या अनऑथराइज्ड पर्सन को डिस्क्लोज नहीं करनी। फॉर्म ऑफ ऑर्डर नॉट टू डिस्पोज ऑफ स्टॉक। अब इसमें क्या है? An order in writing by a provincial inspector under clause I of subsection 1 of section 18 requiring a person not to dispose of any stock in his possession shall be in form 3. अब form 3 में बच्चे क्या बताया जाएगा? form of order not to dispose of stock, कि रुक जाएं, अभी आपने कोई भी अपना स्टॉक जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं करना। तो ये वाले ऑर्डर्स इंस्पेक्टर किस फॉर्म में बिहोल्डर को देगा? फॉर्म नंबर 3 में। ठीक है। फॉर्म ऑफ इंटीमेशन ऑफ पर्पस ऑफ टेकिंग सैंपल। अब अगर इंस्पेक्टर को लग रहा है कि ये जो सैंपल है इसमें कुछ ऐसी चीज़ है, पिट्रिड सब्सटेंसेस हैं, अडल्ट्रेशन है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कंट्रावेंशन है पंजाब ड्रग रूल्स की, तो वो क्या करेगा? सैंपल लेगा। क्या सैंपल लेगा? और उसके बाद क्या पर्पस बताएगा कि मैंने जो है ये सैंपल क्यों लिया है, कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर 4 में। पर्पस ऑफ इंटीमेशन ऑफ टेकिंग सैंपल, कि मैंने आपका जो सैंपल है आपकी दुकान से वो क्यों लिया है, उसके ऊपर वो लिखेगा कि आई हैव कलेक्टेड द सैंपल बिफोर द ड्रग, या आपकी जो फॉर्मुलेशन है इसमें कोई पिट्रिड सब्सटेंस है या कोई अडल्ट्रेशन है या कोई ऐसा विजिबल जो है वो गंदगी है जिसकी वजह से मैं आपका सैंपल ले रहा हूँ ताकि इसकी टेस्टिंग बाकायदा कराई जाए। वो जो एक कानूनी तहरीर होती है वो सारी किस में लिखेगा जी? फॉर्म नंबर 4 में। और इसके बाद वो रिसीट देगा। रिसीट का मतलब होता है जी मैंने वसूल पाया। किसको देगा? बी होल्डर को, दुकानदार को, या जहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूटर को। किस में? फॉर्म नंबर 5 में। अच्छा, अब इंस्पेक्टर क्या करेगा जी? एक पोर्शन जो सैंपल का है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को भिजवाएगा।
किस में, फॉर्म नंबर 6 में। उसके अलावा क्या करेगा, एक स्पीमेन अपना इम्प्रेशन ऑफ सील। अब ये बच्चा बड़े वो है, पुराना तरीका है, बादशाहों की भी जो है ना वो मोहर हुआ करती थी, सील हुआ करती थी, वो एक स्पेसिफिक होती है। उसका मकसद ये होता है कि बताना होता है कि ये जो है ना बादशाह की तरफ से ही ख़त आया। इसीलिए ये जो स्टैम्प्स हैं और ये सील्स हैं ये हम यूज़ करते हैं ताकि पता हो ये अथेंटिक है, ये गवर्नमेंट के बंदे ने भेजी है। वरना तो गवर्नमेंट एनालिस्ट को कोई भी मुँह उठा के सैम्पल भेजता रहे तो वो हर कोई किसी का तो टेस्ट नहीं कर सकता। तो ये सील लगाने का ऊपर मकसद ये होता है कि ये ऑथराइज बंदे ने आपको सैम्पल टेस्ट करने के लिए भेजा। और उसके अलावा एक मेमोरेंडम किस में देगा, फॉर्म नंबर 6 में। पावर्स टू ट्रांसफ़र केसेस, ये जो 10 है ये आपके इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो हम इसको ओमिट करेंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनालिस्ट की क्या ड्यूटीज़ होती हैं बच्चे, वो टेस्ट करेगा जो सैम्पल उसको भिजवाया गया है, ठीक है, और रिपोर्ट देगा उसके जो सैम्पल्स हैं उनकी, किस में, फॉर्म नंबर 7 में। और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनालिस्ट है वो जितने भी जो हैं वो सैम्पल टेस्ट करेगा, ये वो बोर्ड को भी रिपोर्ट करेगा, जी मैंने ये सैम्पल टेस्ट किए थे फ़लाँ इंस्पेक्टर की रिक्वेस्ट पे, ठीक है। और उसके अलावा क्या करेगा, मंथली रिपोर्ट अपनी सारी जो है वो एनालाइज करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को देगा और सैम्पल्स टेस्ट करेगा जो फेडरल गवर्नमेंट से आए होंगे और इंस्पेक्टर से आएंगे। तो ये जो सारे फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स ऑफ पर्पस ऑफ इंटीमेशन ऑफ टेकिंग सैम्पल एंड ये जो रिसीट है, मेमोरेंडम, सील, ये सारे आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से फॉर्म्स में हम इनको इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आते हैं जी प्रोसीजर ऑफ रिसीट ऑफ सैम्पल, कि वो सैम्पल किस तरह रिसीव करेगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके ऊपर सील होगी ऑब्वियसली और उसके बाद वो उसको रिसीव करेगा, एनालाइज करेगा और अपनी सील के साथ वापस रिटर्न करेगा। फ़ीस क्या होगी जी, इसकी फ़ीस वो होगी जो शेड्यूल सी में गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की है, ये उसकी फ़ीस होगी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी बच्चे क्या है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी हम सबको पता है कि सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट है। और ये जो राइटिंग जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी का सारा तरीक़ाकार है ये हम किस में पढ़ चुके हैं, हम फार्मेसी एक्ट में इन डिटेल पढ़ चुके हैं। और कितने टाइप ऑफ लाइसेंसेस हैं, लाइसेंसेस बच्चे हैं हमारे पास सेक्शन 15 में बताया गया है जी, 4 किस्म के लाइसेंसेस हैं। एक तो आप रिटेल सेल में ड्रग बेच रहे हैं उसके लिए लाइसेंस आपको चाहिए होता है, आप होल सेल में बेचें उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है, और नारकोटिक्स बेचने के लिए आपको अलग से लाइसेंस चाहिए होता है। और लाइसेंस फॉर फार्मेसी में आप नारकोटिक सेल कर सकते हैं विद परमिशन। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू सेल ड्रग्स एंड फीस देयर ऑफ, कि जी हमने लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देनी है और उसकी कितनी फ़ीस है। तो वो कहते हैं कि अगर आपने अपना जो लाइसेंस लेना है या रिन्यू कराना है तो आप फॉर्म नंबर 8 को फिल करेंगे, जो आपके सिलेबस के इस चैप्टर के एंड पे बैक साइड पे फॉर्म नंबर 8 दिया है। अगर आपने लाइसेंस लेना है या रिन्यू कराना है तो कौन से फॉर्म लेंगे, फॉर्म नंबर 8 लेंगे। और इसके अलावा आप फ़ीस किस अकाउंट में सबमिट कराएंगे, अकाउंट नंबर 1252 हेल्थ। उसके अलावा जी 200 रुपये फ़ीस है फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, और उसके अलावा 100 फ़ीस है अगर आपने रिन्यू कराना हो, और 50 रुपीज़ शैल बी पेड फॉर चेंज ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। अब ये होता है कि समटाइम्स जो एक फार्मेसी पे एक फार्मासिस्ट काम कर रहा होता है तो उसके बाद हमने उसको चेंज करके दूसरा फार्मासिस्ट लगाना होता है, तो हम क्या करेंगे, क्वालिफाइड पर्सन इंटीमेट करेंगे गवर्नमेंट को कि हमने अपना क्वालिफाइड पर्सन चेंज किया है, और उसकी फ़ीस कितनी होगी, उसकी फ़ीस होगी 50 रुपीज़। देन कम्स फॉर्म ऑफ लाइसेंसेस टू सेल ड्रग। बच्चे ये देखें कि लाइसेंस टू स्टोर, ये जो है जो आपने बेचना है, स्टोर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये किस में बताया, फॉर्म नंबर 10 में है। और अगर आपने जो है नारकोटिक्स और कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस बेचने हैं तो ये फॉर्म नंबर 11 में है। और फार्मेसी का जो लाइसेंस है वो किस में आपको मिलेगा, फॉर्म नंबर 12 में। तो ये सारे आप लोगों को बहुत अच्छे से आते भी हैं एज़ फार एज़ आई नो, क्योंकि ये हमने क्लास में बहुत दफ़ा प्रैक्टिस की है। तो आई एम बिट कॉन्फिडेंट कि ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से आती हैं। ये शेड्यूल्स और फॉर्म्स ये आप लोगों के बाकायदा कॉलम्स आपके रजिस्टर्स में बने हुए हैं, तो आई एम सो श्योर कि आप लोगों को इंशाल्लाह ये चीज़ें भूलेंगी नहीं और आप लोगों को ये चीज़ें आती हैं। देन कम्स सेल एट मोर देन वन प्लेस, ये भी गवर्नमेंट को आप इंटीमेट करेंगे, उसका लाइसेंस होगा। ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस बच्चे ये है कि आप एक स्पेसिफिक डेट होती है, एक पीरियड होता है 2 इयर्स का, उसके बाद आपको अपना लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है। और जो लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है बच्चे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते जी मैं फार्मासिस्ट तो हूँ लेकिन मेरा लाइसेंस एक्सपायर्ड है। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर्ड है तो नो वन विल कंसीडर यू फार्मासिस्ट, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है, गवर्नमेंट के रजिस्टर में आपका लाइसेंस रिन्यू हुआ नहीं है।
देन कम्स प्री कंडीशंस फॉर द इशू ऑफ लाइसेंस। जो प्री कंडीशंस हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए या आपने फुलफ़िल करनी है लाइसेंस के लिए, ये सब कुछ बताया हुआ है फॉर्म नंबर 9 एंड 12 में। अब उनमें प्रॉपर बच्चे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सनलाइट, डस्ट, ये सब कुछ स्टोरेज के लिए, टेम्परेचर, प्रेमिसेस को नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद जी फार्मेसी की रिक्वायरमेंट शेड्यूल एफ में है कि उसके ऊपर कितना एक बोर्ड लगा होना चाहिए, एरिया कितना होना चाहिए, उसके अंदर फार्मासिस्ट होना चाहिए। और जो फॉर्म नंबर 10 है उसमें जी हमारे पास आते हैं मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर्स, और उसके बाद ये सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे जी कि कितने उनको पे करना है, उनकी फ़ीस इसमें बताई हुई है। उसके बाद ये बताया हुआ है कि वो जो क्वालिफाइड पर्सन है वो सिर्फ तभी ड्रग सेल कर सकता है जब तक कि उसको कानून से पहले कभी कोई सज़ा ना मिली हो। देन कम कंडीशन ऑफ लाइसेंसेज इन फॉर्म 9, 10 and 11 and 12 shall be issued subject to the conditions stated therein and to the following general conditions। अच्छा जी, वो जनरल कंडीशंस क्या हैं कि द सप्लाई बाय वे ऑफ रिटेल सेल ऑफ एनी ड्रग शैल बी रिकॉर्डेड सूटेबली। आपने रिटेल सेल की जो सप्लाई है उसको आपने उसके रिकॉर्ड्स, उसके बिल्स और उसके काउंटर फाइल्स को अच्छी तरह से बच्चे इस रिकॉर्ड को मेंटेन करना है फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 years। जिस दिन से आपने बेचना शुरू किए हैं उस दिन से लेके 5 साल तक का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए, फिर आपको लाइसेंस आपका रिन्यू होता है। उसके बाद है ड्रग स्पेसिफाइड इन B&D प्रेपरेशंस कंटेनिंग सच ड्रग शैल नॉट बी सोल्ड बाय रिटेल सेल। कौन सी ड्रग्स आती हैं इसमें? नारकोटिक्स और कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस। ऐसे खुलेआम आप रिटेल में, होलसेल में बच्चे गोलियों टाफियों की तरह नहीं बेच सकते। देन कम्स कि आप अगर बेच रहे हैं, आपने वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं जो B&D को शेड्यूल के अंडर ड्रग्स हैं उनको बेचने की, आपके पास लाइसेंस है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप जो है उनकी सप्लाई और उनका टाइम ऑफ सप्लाई मेंटेन करेंगे। उनका रजिस्टर होता है, ऑन प्रिस्क्रिप्शन हम पेशेंट को देते हैं, हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड होता है कि हमने किसी को भी ये दवाई मुफ्त में नहीं बांटी, क्योंकि नारकोटिक्स और ये कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस बच्चे ये इनका अब्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल जो है इसकी रेगुलेशंस प्रपोज करती है। देन कम्स कि इसके ऊपर क्या क्या मेंशन होना चाहिए बच्चे, वो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कुछ समझ नहीं आती तो डू लेट मी नो। वही है बच्चे, एड्रेस होना चाहिए जिसको प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर क्या होना चाहिए, ये प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग के सारे क्राइटेरिया आप फार्मास्यूटिक्स में पढ़ चुके हैं। ये जो क्लॉजेज हैं 2, 3, 4 ये सारी इसमें प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताया हुआ है। और उसके अलावा रिकॉर्ड्स के बारे में बताया हुआ है कि किस दिन को आपने बेची है, किस दिन को आपने ख़रीदी है, ये सारी डिटेल्स आपने कंडीशन ऑफ लाइसेंसेज में आपकी होंगी। और नारकोटिक और कंट्रोल सब्सटेंस आपको पता है प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलते, तो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए, आपकी कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस बच्चे वही कंडीशन है कि लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा अगर आप वो चीज़ें पूरी नहीं करेंगे जो गवर्नमेंट ने आपसे पूछी हैं, या आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे कायम नहीं रहेंगे जो गवर्नमेंट ने आपके लिए मखसूस की हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट पंजाब ड्रग रूल्स। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि फॉर्म्स और इसके अलावा इंस्पेक्टर की और गवर्नमेंट एनालिस्ट की ड्यूटी, और ये जो इंस्पेक्टर है वो सैंपल कलेक्ट कैसे करता है, ये 3-4 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी फॉर्म्स एंड शेड्यूल्स तो बच्चे आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये आपको भूलने नहीं चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका ड्रग एक्ट और पॉइजन रूल। उसके बाद ये हमारा सिलेबस जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और आप लोगों को कुछ नहीं समझ आती या आप लोग कुछ रिपीट करना चाह रहे हैं या कुछ और डिस्कस करना चाह रहे हैं तो डू लेट मी नो, हम इंशाल्लाह आपके पेपर से पहले उसको भी डिस्कस कर लेंगे। टेक केयर बच्चे, सेकेंड ईयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।